हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज आपके लिए लेके आ रहे हैं हम क्लास 11 का एक फेवरेट टॉपिक, हाइड्रोजन। ये लेसन नंबर 9 है 11th क्लास में। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को अगर आप समझना चाहते हैं तो इससे पहले आपको एक वीडियो देखना पड़ेगा कि पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन कहाँ आता है, इसकी क्या क्या उपयोगिता हो सकती है और इसका सिंबल क्या है। लेकिन अब इसका एक चैप्टर बना दिया गया है। स्टूडेंट्स को पढ़ने का एक पैटर्न रहेगा हमारे पास। हम इसको किस तरीके से पढ़ेंगे? इस हाइड्रोजन वाले चैप्टर को पढ़ने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो हमारे पास ये रहेगा कि हाइड्रोजन का इंट्रोडक्शन क्या है, परिचय क्या है, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स हम। और दूसरा टॉपिक हम आपके सामने यहाँ पर ये लेके आएंगे कि इस डाई हाइड्रोजन की प्राप्ति कहाँ से हुई है, कैसे ये प्राप्त हुआ है। डाई हाइड्रोजन की प्राप्ति देखेंगे गाइज हम। डाई हाइड्रोजन की प्राप्ति, इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम लेके आएंगे कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान क्या है, कहाँ रहता है, इसका घर कहाँ है। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान, ये चर्चा आपके सामने करने वाले हैं। इसके बाद में अगली चर्चा हम ये करेंगे कि ये जो हाइड्रोजन है उसके क्या क्या समस्थानिक है। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक से रिलेटेड बात करने वाले हैं हम। इसके बाद में हम ये डाई हाइड्रोजन बनाया कैसे जाता है, उसकी विधियां पढ़ने वाले हैं। तो डाई हाइड्रोजन बनाने की विधियां यहाँ पर पढ़ी जाएगी। डाई हाइड्रोजन बनाने की विधियां गाइज। इसके बाद में हम डाई हाइड्रोजन के गुण देखेंगे। देखिए बच्चों, गुण में हम देखते हैं क्या क्या गुण देखते हैं। जैसे हम यहाँ इसके भौतिक गुण देखेंगे, हम इसके रासायनिक गुण देखेंगे, भौतिक गुण, रासायनिक गुण देखेंगे। स्टूडेंट्स, भौतिक और रासायनिक गुण देखने के बाद में हम डाई हाइड्रोजन के उपयोग भी देखेंगे। डाई हाइड्रोजन के उपयोग भी देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस सेक्शन में, इस पार्ट में जो हम पढ़ेंगे वो सब क्या है, डाई हाइड्रोजन से संबंधित पूरा डिस्कशन है। लेकिन दूसरा इसका जो पार्ट रहेगा, उस पार्ट में हम जो पढ़ेंगे वो रहेंगे यौगिक। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? यौगिक। अब देखिए यौगिक कौन कौन से हैं। पहला यौगिक का नाम यहाँ है हाइड्राइड। हाइड्रोजन से जो हाइड्राइड बनते हैं वो कितने प्रकार के हैं, कैसे बनते हैं, उनके क्या क्या गुणधर्म है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जल, ये सबसे बड़ा होने वाला टॉपिक है जल। और जल के साथ ही हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे, बर्फ, आइस। आइस की संरचना, आइस के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाएंगे। इसके बाद में सबसे बेस्ट टॉपिक हाइड्रोजन परऑक्साइड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड वाला टॉपिक यहाँ पर हम पढ़ेंगे गाइज। और लास्ट में हम यौगिक में लेंगे भारी जल, हेवी वाटर, भारी जल। स्टूडेंट्स, ये 5 टॉपिक हाइड्रोजन के यौगिकों के रूप में जाने जाते हैं। इनकी अपनी खुद की इंपॉर्टेंस होती है, तो इनको हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो ये हमारा चैप्टर होने वाला है। तो बिल्कुल सभी बच्चे लास्ट वीडियो तक बने रहें और सभी इसके वीडियो देखें, तो आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर यहीं की यहीं समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम इसका पार्ट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, पार्ट फर्स्ट। तो देखिए पार्ट फर्स्ट, जो कि हम पूरी बातें हाइड्रोजन से रिलेटेड करने वाले हैं पार्ट फर्स्ट में। तो सबसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम यहाँ ये बात करेंगे कि हाइड्रोजन नाम किसने दिया, खोज किसने की, प्रतीक क्या है, और इसका नाम हाइड्रोजन ही क्यों रखा गया। देखिए सबसे पहली बात तो, इसकी जो खोज की थी, इसकी खोज की थी सन 1766 ईस्वी में, 1766 में। सन 1766 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आए हैं, हेनरी केवेंडिश। याद रखिएगा नाम, हेनरी केवेंडिश। केवेंडिश ने इसकी खोज की।
तो ये 18वीं शताब्दी की बात हो गई, इसकी खोज हो चुकी है 18वीं शताब्दी में। लेकिन इसको जो नाम दिया था, इसको जो नाम दिया था, इसको नाम देने वाले वैज्ञानिक अलग थे। लेवोसिए ने इसे हाइड्रोजन का नाम दिया। किसने? लेवोसिए ने। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या रहेगी? लेवोसिए ने हाइड्रोजन नाम दिया। लेवोसिए ने हाइड्रोजन नाम दिया। तो नामकर्ता अलग है और खोजकर्ता अलग है। और देखिए हाइड्रोजन जो होता है ये आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है, इसे प्रोटियम कहते हैं। यह आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है, आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है, इसे प्रोटियम कहते हैं। प्रोटियम मतलब फर्स्ट होता है, प्रथम होता है, इसे प्रोटियम। और प्रोटियम का अर्थ क्या होता है? प्रथम। प्रोटियम कहते हैं। ओके गाइज, चलिए और नेक्स्ट बात सुनते हैं। ये जो हाइड्रोजन है ब्रह्मांड में बहुलता से पाए जाने वाला तत्व है। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में बाहुल्यता, बाहुल्यता मतलब अधिकता, बाहुल्यता से पाया जाने वाला तत्व है। और भविष्य में इसे, आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में इसे ऊर्जा के स्रोत के रूप में, एनर्जी मिलेगी इससे, ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग करने की प्रबल संभावना है। उपयोग करने की क्या है बच्चों? प्रबल संभावना है। आई बात समझ में? और देखिए हाइड्रोजन की प्रकृति क्या होती है? ज्वलनशील होती है। क्या है? हाइड्रोजन की प्रकृति ज्वलनशील है। हाइड्रोजन की प्रकृति ज्वलनशील है। ज्वलनशील है, इसलिए इसे हेनरी केवेंडिश ने ज्वलनशील वायु कहा। क्या नाम दिया बच्चों इसका? ज्वलनशील वायु कहा। बाकी और आप सब बातें जानते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि इसका परमाणु क्रमांक क्या है, तो आप क्या बताएंगे? कि परमाणु क्रमांक किसका? 1 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो आप वो भी सब जानते होंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 1s1 होता है। इसका परमाणु भार क्या है, तो वो भी आपको याद होगा 1.008। ये एक छोटी छोटी बातें हैं इन जिससे रिलेटेड हम हाइड्रोजन को आगे समझेंगे। तो ये बच्चों इसका इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन में कुछ खास बातें इतनी थी नहीं, खोजकर्ता, नामकर्ता, और ये प्रकृति में कैसे मिलता है, इन सब से रिलेटेड हमने बातें की। लेकिन इस हाइड्रोजन की प्राप्ति कैसे होती है, कहाँ से होती है, तो हम यहाँ अब दूसरा टॉपिक लेके आ रहे हैं, हाइड्रोजन की प्राप्ति। दूसरे टॉपिक पे बढ़ रहे हैं हम, हाइड्रोजन के पे, हाइड्रोजन की प्राप्ति। देखिए बच्चों, हाइड्रोजन जो होता है ब्रह्मांड में अत्यधिक मात्रा में मिलता है, ये मैंने आपको अभी जस्ट बताया। यह ब्रह्मांड में सर्वाधिक, ये ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व।
और कितना परसेंटेज मिलता है? 70% तक मिलता है। आई बात समझ में? 70% मिलता है। और बात करें आपसे इससे रिलेटेड, तो संयुक्त अवस्था में यह है, देखिए दो तरह के होते हैं, मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था में तो ब्रह्मांड में मिल रहा है, संयुक्त अवस्था में यह भूपर्पटी, जानते हैं आप, अर्थ की ऊपर की सरफेस, भूपर्पटी तथा महासागर में लगभग लगभग 15.4% भाग का निर्माण करता है। 15.4% भाग का निर्माण करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें संयुक्त अवस्था में और कहाँ मिलेगा, तो देखो बच्चों, संयुक्त अवस्था में किस किस रूप में मिल सकता है? संयुक्त अवस्था में यह, देखो संयुक्त अवस्था तो बहुत एक ऐसी अवस्था होती है जो क्रिया करके बनाई जाती है। संयुक्त अवस्था में यह जल के रूप में मिलेगा, क्षार के रूप में मिलेगा, पेट्रोलियम के रूप में मिलेगा, प्राकृतिक गैस के रूप में मिलेगा, प्राकृतिक गैस के रूप में मिलेगा, जीव जंतुओं में मिलेगा, वनस्पति में मिलेगा, अम्लों में मिलेगा, आदि में उपस्थित होता है। इन सब में ये मिलेगा। और अगर हम आपसे पूछे कि ये सर्वाधिक मुक्त अवस्था में किस में मिलता है, तो ये सूर्य में, मुक्त अवस्था में। ये तो संयुक्त अवस्था में बात होगी। हाइड्रोजन मुक्त अवस्था में सर्वाधिक सूर्य में मिलता है। सूर्य में मिलता है। तो हाइड्रोजन यहां से प्राप्त हुआ है। ये बहुत सिंपल सी बात है। मुक्त और संयुक्त दो अवस्थाएं आप याद रखें। अब प्राप्ति के बाद में हम ये देखते हैं कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान कहाँ पर फिक्स किया है, या अभी है भी या नहीं है, इन सभी पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब टॉपिक लेके आते हैं आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान। हाइड्रोजन का स्थान, यही शब्द अभी अपर्याप्त है। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कोई स्थान नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी हम इसकी इंपॉर्टेंस कहां कहां तक पढ़ते हैं। तो देखिए, आवर्त सारणी में क्षार धातुओं, एक तो कहां रखा जाएगा, क्षार धातुओं तथा हेलोजन वर्ग के तत्वों के साथ रखा गया है। के तत्वों के साथ रखा गया है। अब सबके अपने अपने कारण है, क्यों रखा गया है, तो वो अपन कारण बताते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी क्षार धातु के साथ क्या क्या समानता है। तो पहला टॉपिक हम यहां ले रहे हैं हाइड्रोजन की क्षार धातु के साथ समानता। क्षार धातु के साथ समानता, भाई इसको क्षार धातु के साथ क्यों रखा गया? तो देखिए, पहला कारण, आप यहाँ कारण इसके सुनेंगे तो कारण समझिए। इसका देखिए, फर्स्ट जो रीजन होगा वो रीजन है पहला, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहला रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप सबको पता है, क्षार धातु और हाइड्रोजन दोनों के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है।
दोनों के बाह्यतम कोश में एक एस इलेक्ट्रॉन होता है। एस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एस कक्षक में जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हाइड्रोजन और एक लिथियम ले लेते हैं। हाइड्रोजन में 1s1 और लिथियम में 1s2 2s1। इसका बाह्यतम कोश ये है और इसका तो सब कुछ ही यही है। तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, और दोनों में ही एस कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं बेटा, समान होते हैं। दूसरी बात, संयोजकता। संयोजकता क्या होती है, किसी भी तत्व के संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब दोनों के संयोजी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है तो दोनों की संयोजकता क्या है, एक है। दोनों के संयोजी कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। अतः संयोजकता एक होती है। दोनों की संयोजकता क्या होती है बेटा, एक होती है। आगे बात समझ में, जैसा आपको दिख भी रहा होगा। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट तीसरा पॉइंट देखिए, ऑक्सीकरण अवस्था। देखिए सभी दोनों के संयोजी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या कर सकते हैं, निकटवर्ती अक्रिय गैस विन्यास धारण कर सकते हैं। तो देखिए दोनों +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं, देखो बच्चों, जैसे मैं बात करता हूं HCl, ये HCl एक यौगिक है, और एक होता है NaCl। अब HCl में H+1 होता है, Cl-1 होता है। ऐसे यहाँ Na+1 होता है, Cl-1 होता है। तो यहाँ हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या आ रही है, +1। यहाँ सोडियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या आ रही है, +1। तो दोनों की ऑक्सीकरण अवस्था क्या आ रही है, +1 आ रही है। चलिए अगले पॉइंट पे, फोर्थ पॉइंट देखिए, चौथी समानता का कारण देखते हैं, अपचायक गुण। इस शब्द का परिचय मैंने आपको कहाँ करवाया था फर्स्ट टाइम, जब आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाते हैं। अपचय गुण किसी भी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण अपचय गुण होता है। अब देखिए दोनों ही प्रबल अपचायक है। अगर हम अपचय गुण की बात करते हैं आपसे, तो दोनों ही क्या है, प्रबल अपचायक है, क्योंकि दोनों में ही इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है। दोनों ही प्रबल अपचायक है, अपचायक है। इसको आप रिएक्शन से भी समझ सकते हैं, जैसे H2 अगर अपचायक है तो इसमें ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता होगी और ये ग्रहण करके जल बना देगा। ऐसे ही अगर कोई धातु है, जैसे पोटेशियम धातु है, तो उसमें भी ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्षमता मिलनी चाहिए। जैसे B2O3 की मैंने पोटेशियम से रिएक्शन की, तो देखिए इस पोटेशियम ने ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया और यहाँ बोरोन अलग से निकल गया। ये जो B2O3 है इसका नाम बोरिक ऑक्साइड या एनहाइड्राइड भी नाम होता है, बोरिक एनहाइड्राइड बोलते हैं इसको, B2O3। तो देखिए अपचय गुण क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण करने का गुण होता है। ऑक्सीजन ग्रहण करने का गुण अपचय गुण कहलाता है। ऑक्सीजन ग्रहण करने का गुण, ग्रहण करने का गुण, ये एक अपचय गुण है जो कि हाइड्रोजन में भी है और क्षारीय धातु में भी होता है। चलिए बच्चों अगले पॉइंट की हम डिस्कस करते हैं आपसे। अगला पॉइंट है अधातुओं से संयोग। अधातुओं से संयोग, दोनों ही अधातुओं से संयोग करके यौगिक बनाती है। दोनों ही अधातुओं, जैसे अगर हम बात करें Cl2
O2, N2, Br2, I2, ये सब अधातु है। दोनों ही अधातुओं से संयोग करके समान सूत्र वाले यौगिक बनाते हैं। समान सूत्र वाले यौगिक बनाते हैं। भाई ये क्या बात हुई? देखो एग्जाम्पल से समझ में आएगी चीजें। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे H2 है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी तो H2O बनाएगी। ऐसे सोडियम है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगी? NO2 बनाएगी। ऐसे H2 हाइड्रोजन सेल से रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगी? HCl। ऐसे सोडियम सेल से रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगी? NaCl। तो दोनों के यौगिक क्या बन रहे हैं? एक समान बन रहे हैं। तो ये इनमें समानता का पॉइंट बनता जा रहा है। नेक्स्ट 6 पॉइंट जो समानता का बनेगा वो है दोनों ही धन विद्युतीय गुण रखती है। धन विद्युतीय गुण मैंने ये भी आपको समझाया है। धन विद्युतीय गुण का मतलब क्या होता है? धन विद्युतीय गुण का मतलब क्या होता है कि दोनों में ही इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण मिलता है। दोनों ही क्या करती है? इलेक्ट्रॉन त्यागती है। दोनों ही इलेक्ट्रॉन त्यागती है। तो इस गुण को क्या बोलते हैं? धन विद्युतीय गुण। तो देखिए दोनों ही इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है। धनायन बनाती है तथा इनके लवण का विद्युत अपघटन करने पर, जैसे अगर कोई लवण ले ले इनका और उनमें विद्युत धारा प्रवाहित करे, विद्युत अपघटन करने पर दोनों ही कैथोड पर प्राप्त होती है। इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड पर प्राप्त होती है। जैसे मैं कहूं HCl का विद्युत अपघटन करूं, ये विद्युत अपघटन किया मैंने, यानी विद्युत धारा। इसने बनाया H+ और Cl-। ऐसे मैंने NaCl का विद्युत अपघटन किया, विद्युत धारा प्रवाहित की, तो ये क्या टूटेगा? Na+ और Cl- में। अब इसमें H+ और इसमें Na+, किस इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे? कैथोड की ओर जाएंगे। क्यों जाते हैं भाई? कैथोड के पास क्यों जाते हैं, एनोड के पास क्यों नहीं गए? क्योंकि ये ऋणावेशित प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है? ऋणावेशित की। तो दोनों ही धनावेश किसकी तरफ चले जाएंगे? दोनों ही धनावेश कैथोड की ओर चले जाएंगे। आगे बात समझ में? तो ये कुछ रीजन थे जिससे इसको हाइड्रोजन को हम क्षार धातु के साथ रखना पसंद करते हैं। लेकिन जहां समानता है वहां कुछ इसकी क्षार धातु से असमानता भी होती है। तो देखिए क्षार धातुओं से असमानताएं, क्षार धातु से असमानताएं, असमानताएं क्या क्या असमानता है? चलिए पहली असमानता देखिए, बहुत सिंपल असमानता है पहली, और जिसका नाम है आयनन विभव। पहली असमानता का नाम क्या है? आयनन विभव। हाइड्रोजन का आयनन विभव और अन्य क्षार धातुओं का जो आयनन विभव है उसमें बहुत अंतर होता है। क्यों होता है भाई? हाइड्रोजन के आयनन विभव का मान बहुत अधिक होता है बच्चों। हाइड्रोजन के आयनन विभव, आप सभी जानते हैं आयनन विभव क्या होता है? किसी उदासीन गैस से विलगित परमाणु के सबसे ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई आवश्यक ऊर्जा। तो हाइड्रोजन के आयनन विभव का मान अब देखो ब्रैकेट में मान लिख रहा हूं मैं 1312 किलो जूल पर मोल। हाइड्रोजन के आयनन विभव का मान
अन्य क्षार धातुओं से उच्च होता है, अन्य क्षार धातु से उच्च होता है। एक बात तो ये, अन्य क्षार धातुओं से उच्च होता है। क्या होता है बच्चों? उच्च यानी ज्यादा होता है। एक कारण तो ये रहा। दूसरा कारण, ये आयनन विभव पहला रीजन था। दूसरा रीजन सुनिए, हैलाइडों में अंतर। दोनों के हैलाइडों की प्रकृतियों में अंतर होता है। हैलाइडों में अंतर कैसे भाई? हाइड्रोजन के हैलाइड सह संयोजक और गैसीय प्रकृति के होते हैं। हाइड्रोजन के हैलाइड सह संयोजक, हाइड्रोजन के हैलाइड सह संयोजक व गैसीय प्रकृति के या गैसीय अवस्था के होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, वेल नोन नाम है, जैसे HCl। ठीक है, लेकिन क्षार धातु के हैलाइड, आप सबको पता है क्षार धातु NaCl KCl, क्षार धातु के हैलाइड, क्षार धातु के हैलाइड आयनिक, आयनिक व ठोस अवस्था के होते हैं। ठोस अवस्था में मिलते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। आई बात समझ में? अगला रीजन देखिए, तीसरा इसका महत्वपूर्ण रीजन रहेगा H+ आयन की प्रवृत्ति। तीसरा जो रीजन है इसका क्या है? H+ आयन की प्रवृत्ति। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति से मतलब ये है कि जो H+ आयन मिलता है, ये प्रकृति में या स्वतंत्र अवस्था में मिलता है कि नहीं मिलता है, या किसी के साथ मिलता है। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा रीजन है, यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता। H+ कभी स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलेगा। यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो फिर किसके साथ मिलेगा? जलीय विलयन में यह है, जलीय विलयन में यह, आपको पता है कि नाम सुना होगा आपने, हाइड्रोनियम आयन, H3O+ हाइड्रोनियम आयन के रूप में मिलता है। हाइड्रोनियम आयन के रूप में मिलता है। लेकिन जो क्षार धातु होती है, जबकि क्षार धातुओं के आयन, जबकि क्षार धातुओं के आयन हमेशा हमेशा जैसे कि NaH2O का होल 6 प्लस के रूप में जलीय विलयन में उपस्थित रहते हैं। मतलब कुल मिला के बात ये कि H+ स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता, लेकिन Na+ स्वतंत्र अवस्था में मिल जाएगा, जलीय विलयन में उपस्थित रहते हैं। ये भी इसकी असमानता का एक कारण बन जाता है। तो गाइज, यहां पर मैंने कुछ आपको असमानताएं बताई कि आप हाइड्रोजन अपनी फैमिली में रहना पसंद क्यों नहीं कर पा रहा, ये अपनी फैमिली से क्यों नाराज है। ये सब कारण आपने देखे बेटा। इन सभी कारणों के बावजूद भी ये हेलोजनों से भी समानता दर्शाता है। तो अब हम यहां देखने जा रहे हैं हेलोजनों से समानताएं। किसकी? वही हाइड्रोजन की। हेलोजनों से समानताएं ये देखने जा रहे हैं। हेलोजनों से कैसे कैसे समानताएं दर्शाते हैं, तो देखिए गाइज,
जैसे रीजन हमने क्षार धातु के साथ देखे वैसे यहाँ मिलेंगे। जैसे पहला पॉइंट है इसका डिफरेंस करने का, वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहला पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और हेलोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोनों ही क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके निकटवर्ती अक्रिय गैस विन्यास धारण करते हैं। तो देखिए दोनों ही एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अक्रिय गैस का विन्यास धारण कर लेते हैं। चलें देखते हैं कैसे कर लेते हैं। हाइड्रोजन Z1 होता है 1s1। इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो ये किसका विन्यास धारण कर लेगा, हीलियम का। ऐसे ही जैसे मैं कहूँ फ्लोरीन, Z क्या है 9 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है 1s2 2s2 2p5। अब टोटल कितने हो रहे हैं, बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इसका विन्यास किसके समान हो जाएगा, अक्रिय गैस नियोन के समान हो जाएगा। तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है गाइज, समान होता है। अब देखिए विन्यास हो गया, दूसरी है भौतिक अवस्था। दोनों की भौतिक अवस्था कैसी होती है, हाइड्रोजन भी गैस है और हेलोजन अधिकांश क्या होती है, गैस होती है। यानी कि H के समान, हाइड्रोजन के समान फ्लोरीन तथा क्लोरीन भी गैस होती है, F तथा Cl भी गैस होती है। भाई जब गैस ये सब है एक साथ है तो इसको भी इसके साथ रख लो, भी गैस होती है। तो एक कारण ये भी बताया जाता है कि भाई हमको भी रख लो जब तुम गैस हो तो। एक तीसरा कारण और देखिए, इसका तीसरा कारण अधात्विक प्रकृति। अधात्विक प्रकृति का मतलब क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। तो हेलोजन की भांति हाइड्रोजन भी क्या है, अधातु है। हेलोजन के समान हाइड्रोजन भी अधातु होती है। हाइड्रोजन भी क्या होती है, अधातु होती है। आई बात समझ में। तो ये भी एक कारण माना जाता है। चौथा कारण है द्विपरमाणु अणु बनाने की प्रवृत्ति। द्विपरमाणु अणु बनाने की प्रवृत्ति, कि इनमें द्विपरमाणु अणु बनाने की प्रवृत्ति मिलती है। ये जैसे F2Cl2Br2 बनता है हेलोजनों का। तो देखिए हेलोजनों के समान जैसे अब हेलोजन के क्या बनाते हैं, F2Cl2Br2I2, यानी हेलोजनों के समान हाइड्रोजन भी H2 द्विपरमाणु अणु बनाता है, द्विपरमाणु अणु बनाता है। ये भी इसका एक कारण था कि ये जो बनाते हैं तब मैं भी इसे बनाता हूं। एक होती है सह संयोजकता। संयोजकता अलग चीज होती है और सह संयोजकता, इंग्लिश में इसको कोवेलेंसी बोलते हैं, देखिए अगर हम इनकी सह संयोजकता की बात करें तो दोनों के ही बाह्यतम कोश में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए दोनों के बाह्यतम कोश में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों के बाह्यतम कोश में
एक 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 इलेक्ट्रॉन है। अतः यह एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके, एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके स्थायी संरचना अक्रिय गैसों के समान प्राप्त कर लेते हैं। अक्रिय गैसों के समान प्राप्त कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हो भाई? जैसा आप जानते हैं, हाइड्रोजन है, उसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन है, उसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये अपने ही समान परमाणु जैसे H से, ये भी अपने ही समान परमाणु जैसे क्लोरीन से साझा करेंगे, ये साझा कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में ये क्या बना देगा? H2 बनाएगा। अब ये H2, एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन, ये देखिए ये बंध बन जाएगा। इसके बावजूद भी दोनों के पास 3-3 लोन पेयर बच जाएंगे। तो ये समान रूप से इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं और क्या बना देते हैं? एक अणु का निर्माण कर देते हैं। तो दोनों की सह संयोजकता एक जैसी होती है। नेक्स्ट चलते हैं आयनन विभव। जैसा कि हम जानते हैं, हाइड्रोजन का आयनन विभव बहुत ज्यादा होता है, 1312, मैंने आपको बताया था। तो ये आयनन विभव किससे मिलता जुलता होता है? हेलोजनों से। यानी कि हेलोजनों की भांति या हेलोजनों के समान इसका भी आयनन विभव उच्च होता है। मतलब ज्यादा होता है, उच्च होता है, ये भी कारण माना जाएगा। इसके बाद में देखिए 7वें नंबर पे हम चलते हैं अगले अगले पॉइंट पे, और वो है ऑक्सीकरण अवस्था। दोनों की ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था। हेलोजन भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते और हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो दोनों ही -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, दोनों ही -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी एक रीजन बनेगा। चलिए और देखते हैं कि क्या समानता हो सकती है। 8वें नंबर की भी और समानता लेते हैं, यौगिकों की प्रकृति। अब दोनों के जो यौगिक होते हैं ना, हेलोजनों से बने यौगिक और हाइड्रोजन से बनने वाले यौगिक, दोनों की प्रकृति सहसंयोजक होती है। यानी कि दोनों के यौगिक सहसंयोजक सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। प्रकृति के होते हैं। 9वां नंबर देखें हम, अगर ये क्षार धातु के साथ अगर दोनों यौगिक बनाते हैं तो क्षार धातु के साथ यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, ये क्षार धातु के साथ कैसे यौगिक बनाते हैं? तो क्षार धातु के साथ यौगिक बनाने की इनकी प्रवृत्ति देखते हैं। दोनों ही समान सूत्र वाले यौगिक बनाते हैं। क्या तात्पर्य इससे? जैसे मैं आपसे चर्चा करूं कि सोडियम धातु ले लेते हैं। अब इसकी मैंने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई तो बना 2NaH, यानी कि सोडियम हाइड्राइड बना।
लेकिन यही रिएक्शन मैंने Cl2 के साथ करवाई तो बना 2NaCl। अब दोनों के यौगिक समान सूत्र वाले बने हैं, इस कारण से भी इसको यहां रखने की इच्छा होती है। इसके अलावा और देखिए, इसको और क्यों रखा, तो अधातुओं के साथ यौगिक बनाने की भी प्रवृत्ति होती है इसकी। अधातुओं के साथ यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, अगर ये धातु के साथ एक जैसा यौगिक बना रहा है तो अधातु के साथ यौगिक बनाने की प्रवृत्ति भी इनकी बहुत खास होगी। कैसे होगी, देखिए आप कैसे खास होने वाली है। दोनों ही अधातु के साथ समान सूत्र वाले यौगिक बनाते हैं। समान सूत्र वाले यौगिक बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने ली कार्बन है धातु, अब इसकी मैंने हाइड्रोजन से रिएक्शन की, 2H2 से रिएक्शन की, इसने बनाया CH4। ऐसे मैंने कार्बन की 2 मोल Cl2 से रिएक्शन की, इसने बनाया CCl4। अब ये यौगिक और ये यौगिक समान सूत्र वाले हैं, दोनों के समान सूत्र वाले यौगिक बनते हैं। तो इन सभी 10 समानताओं के कारण हाइड्रोजन को हैलोजनों के साथ रखना पसंद करते हैं। लेकिन जहां पसंद वहां नापसंद भी होती है। हाइड्रोजन को यहां से भी हटाया जा सकता है। तो हम देख रहे हैं हाइड्रोजन की हैलोजनों से हाइड्रोजन की हैलोजनों से असमानताएं, क्या क्या असमानताएं रही है। असमानताएं क्यों नहीं रखना चाहते हैं, हैलोजन हाइड्रोजन को क्यों भगाना चाहते हैं, क्यों प्यार नहीं करते इससे। तो पहला कारण है हाइड्राइड बनाने की अल्प प्रवृत्ति। हाइड्राइड बनाने की अल्प प्रवृत्ति, कहते हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण तो करता है लेकिन उतनी स्पष्ट तौर पे नहीं करता जिस तौर पे हैलोजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हैलाइड बनाते हैं। देखिए, यद्यपि हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन हाइड्राइड आयन बनाता है, फिर भी फिर भी इसकी हाइड्राइड आयन बनाने की प्रवृत्ति, हाइड्राइड आयन बनाने की प्रवृत्ति प्रवृत्ति हैलोजनों की अपेक्षा काफी कम होती है। एक कारण तो इसका ये समझ में अपेक्षा काफी कम होती है। दूसरा इसका रीजन है इसके ऑक्साइडों की प्रकृति। ऑक्साइडों की प्रकृति कि इसका जो ऑक्साइड होता है वो उदासीन होता है और हैलोजनों के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। हैलोजन के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जबकि हाइड्रोजन के ऑक्साइड, अब हाइड्रोजन का ऑक्साइड जल होता है, उदासीन होते हैं। देखो एग्जाम्पल के तौर पे
H2O उदासीन ऑक्साइड, उदासीन ऑक्साइड। लेकिन हेलोजनों से बनने वाला ऑक्साइड जैसे Cl2O7 ये एक अम्लीय ऑक्साइड है, अम्लीय ऑक्साइड है। तो ऑक्साइड की प्रकृति भी इसको हेलोजनों से दूर रखना पसंद करती है। एक है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की अनुपस्थिति। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है बच्चों लोन पेयर की अनुपस्थिति। देखो, अणु या बंध बनाने के पश्चात, अणु या बंध बनाने के पश्चात हाइड्रोजन पर, हाइड्रोजन पर कोई लोन पेयर नहीं होता, हाइड्रोजन पर कोई लोन पेयर नहीं मिलता है, जबकि हेलोजनों पर 3-3 लोन पेयर मिलते हैं। जैसा मैंने आपको एग्जांपल समझाया था, H2O का बनना, दो H2 आपस में जुड़ते हैं, साझा करते हैं, तो फिर एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा बन जाता है। लेकिन क्लोरीन जिसके पास कुल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 1 इलेक्ट्रॉन का तो वो साझा कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का, लेकिन 3 लोन पेयर फिर भी इनके पास बचते हैं। देखिए साझा हो गया, फिर भी इनके पास, क्लोरीन के पास बंध बनने के बाद भी 3-3 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 1 2 3, ये 3 लोन पेयर। तो स्टूडेंट्स, क्या निष्कर्ष निकला इससे कि हाइड्रोजन को ना तो क्षार धातु के साथ रखा, ना ही हेलोजन धातु के साथ रखा है। तो आज भी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान विवादास्पद है, विवादों में घिरा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको पढ़ें, देखें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको बता दिया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर है 9785926350। इस पर आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, हमें सब कुछ बता सकते हैं अगर आपको कोई टॉपिक इसमें नहीं समझ में आया हो तो। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू एवरीवन।